चलिए जी वापसी कीजिए। आज हम पढ़ेंगे अलंकार, जिसको हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो जब आप लिटरेचर किसी भी भाषा का पढ़ोगे, आप ये पाओगे कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है अलंकार का, ये सेम है, चाहे वो जापानीज लिटरेचर पढ़ो, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ो, चाहे आप हिंदी में पढ़ो, चाहे आप संस्कृत में पढ़ो। कुछ हम ऐसे चेंजेस करेंगे जिससे हम जो भी लिख रहे हैं, चाहे वो हमारा गद्य है या पद है, पोयम है या प्रोज है, वो थोड़ी ब्यूटीफुल लगे, वो थोड़ी सी अलग लगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ, डू नॉट वरी अबाउट दैट। थोड़ा सा वो अलग लगना चाहिए। तो वही परिवर्तन, वो परिवर्तन या फिर वे प्रयोग जो हमारे काव्य को, काव्य का मतलब यहाँ पे है पोएट्री, जो हमारी पोएट्री को सुंदर बनाते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। ये आपको पता है, आपने बचपन से रटा है। अब बात को समझो। जरूरी नहीं है कि वो काव्य हो, ठीक है जी, जरूरी नहीं है कि वो काव्य हो। हाँ, हिंदी में जब हम साहित्य को पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने इंग्लिश का लिटरेचर भी बहुत पढ़ा है, तो हिंदी साहित्य में जनरली आप देखोगे जो कविता है वो थोड़ी सी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, और जो गद्य है वो सादा होता है। इंग्लिश लिटरेचर में ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश में प्रोज भी आप देखोगे, प्रोज तो उसमें भी आपको काफी सारे अलंकार दिख जाएंगे, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो कुल मिला के जो परिभाषा है, वो परिभाषा, आवाज कम क्यों आएगी भाई? सही आ रही है आवाज? सब बताओ, सही आ रही ना आवाज? थम्स अप या चैट बॉक्स में। ठीक है जी। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो होगी भाषा। ठीक है, भाषा यानी लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो। ठीक है जी। भाषा में काव्य की, अब यहाँ हम पोइट्री की बात करेंगे क्योंकि सिर्फ हम हिंदी की बात कर रहे हैं। इंग्लिश के मामले में याद रखना, वो काव्य हो या फिर प्रोज हो, दोनों में ही जो हमारी अलंकार है वो काम आती है। ठीक है जी। तो भाषा में काव्य की सुंदरता को, काव्य मतलब क्या? पोएट्री, उसकी सुंदरता को, ये मैं पूरा आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। सुंदरता को बढ़ाने वाले प्रयोग, वो प्रयोग, वो चेंजेस जो हम डेलिबरेटली कर रहे हैं, बढ़ाने वाले प्रयोग को अलंकार कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है जी, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। चलिए जी, कहते हैं। अब मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि डिफरेंस क्या होता है एक साधारण गद्य में। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको मिलेगा। साधारण गद्य मतलब मैं कोई पैराग्राफ में भाषा को कह दूं, और दूसरी तरफ अगर मुझे उसको कन्वर्ट करना हो एक सुंदर और रोचक पद में, एक मुझे सुंदर सा पद बनाना है, मतलब एक सिंपल सी बात को मेरे को जब कविता बना के कहना है तो मैं कैसे कहूंगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, अगर आप वीडियोस ऑन रखेंगे तो आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा, जैसे अश्विनी ने किया ना। आप सब लोग अगर वीडियो ऑन रखेंगे, वैसे ही सबकी 10th 12th की आज टेस्ट था, हमारे जो वीकली टेस्ट होते हैं, तो काफी नेट बच गया बच्चों के पास। ठीक है जी, आए। तो देखिए जी, साधारण गद्य और सुंदर पद, इसमें डिफरेंस आप देखिए। अब जैसे मुझे कहना है सिंपल सी एक बात कि भाई सुबह हो गई, सुबह हो गई, मैं साधारणतः कैसे कहूंगा? सुबह हो गई, कितना सिंपल सा लग रहा है, सादा। जैसे किसी ने सूखी रोटी दे दी हो, नहीं लग रहा? किसी ने सूखी रोटी दे दी, सुबह हो गई, खत्म बात, सूखी रोटी। अब मैं आपको पिज्जा दिखाता हूँ, पिज्जा क्या होगा, देखना पिज्जा पद कैसा होगा, देखो। अब इसको मैं ऐसे घुमा के कहूं, अंधकार के, थोड़ा जल्दी लिखूंगा, हाँ। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया था। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा, घना अंधेरा छाया था। सूरज निकला, सूरज निकला, भोर हो गई। ठीक है जी, सूरज निकला, भोर हो गई, नया सवेरा आया था। अब समझना बात को, कि बात तो वही कही गई है, नया सवेरा आया था। बात तो इतनी सी थी, सुबह हो गई है। बोलने का तरीका क्या है? एक क्या है, सुबह हो गई, और ये क्या है, अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया था। सूरज निकला, भोर हो गई, नया सवेरा आया था। पूरा वही मतलब है। ठीक है जी। इसके पर्यायवाची लगा लगा के, बात को घुमा घुमा के हमने एक इंटरेस्टिंग तरीके से कह दिया। ये होती है कविता। ठीक है जी, इसी को मैंने, बहुत सबसे जो आसान कविता है वो आपको बताई। इससे मैं कठिन भी बता सकता था, आपको लगता है कि सर को बहुत आता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, उस चीज का कोई अर्थ नहीं रहता। ठीक है जी। तो आ जाए जी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करने का वक्त अपने पास है नहीं। हाँ, वैसे ही आपकी क्लास मुश्किल से हो पाती है। चलिए जी, सब लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें,
क्योंकि हिंदी लिखने में काफी टाइम लगता है। ये जो लेक्चर है ये आप कह सकते हैं कि हर उस स्टूडेंट के लिए जिसके सिलेबस में अलंकार है। ठीक है जी, ये लेक्चर हर किसी को काम आएगा। अगर क्लास 12th जनरल हिंदी की बात करें तो जब हम पद व्याख्या करते हैं तो वहां पे एक पॉइंट आता है विशेष। उस विशेष पॉइंट में आप जब लिख रहे होते हो ना तो आपको अलंकार एक्सप्लेन करना होता है। सेम ये 10th में भी रहेगा और स्पेशल हिंदी में भी रहता है। हाँ, जो हमारे इंग्लिश के ग्रुप वाले लोग हैं उनको पता होगा, लिटरेरी डिवाइस मैंने उनको पढ़ाए हुए हैं, तो इंग्लिश की पोयम हिंदी की पोयम दोनों में हम आसानी से समझ सकते हैं। चलिए जी, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया काव्य क्या होता है। आखिर हम बचपन से कविताओं के बारे में इतना कुछ पढ़ते हैं, तो आपको कविता के बारे में पता तो होना चाहिए कि आखिर एक कविता में और एक साधारण सी बात में क्या फर्क है। हमारे एक बहुत बड़े म्यूजिक के कंपोजर थे गोपाल दास नीरज जी, उन्होंने कहा था ना कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना यदि भाग्य है तो कवि होना सौभाग्य। तो समझो तो काव्य क्या होता है। अब आप अलंकार समझ गए, अब आप काव्य भी समझ गए कि भाई एक साधारण से गद्य को कविता बनाते हैं थोड़े से चेंजेस करके। कुछ चेंजेस जो कविता को थोड़ा सा और अपग्रेड कर दे, या यूं कहो कविता को जो कविता बनाते हैं उसको सुंदर बनाते हैं, उन्हें ही हम कहेंगे अलंकार। मुख्यतः अलंकार हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन प्रकार के। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार, यानी शब्द अलंकार। ठीक है जी, संधि अगर आपने पढ़ी हो शब्द प्लस अलंकार शब्द अलंकार, सिमिलर कॉन्सेप्ट है अर्थ प्लस अलंकार, दिस विल बी अर्थालंकार। और इसी तरीके से ऐसे अलंकार जो दोनों में आए वो होते हैं उभयालंकार, उभयालंकार। ठीक है जी, हमें क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को पढ़ना है क्योंकि ये दोनों हमारे काम के हैं। हाँ, जो हमारे स्पेशल हिंदी वाले हैं, अगर आपके सिलेबस में हो स्पेशल हिंदी जो हमारा सुन रहा है, अगर आपके सिलेबस में हो तो बताना। बाकी जिनका जनरल हिंदी है, चाहे वो 10th वाले हो, चाहे वो 12th वाले हो, चाहे वो सीबीएसई वाले हो, ठीक है हमारे, तो आप लोग बेटा जी आपके सिलेबस में इतना ही है। हाँ, अगर स्पेशल हिंदी 12th में है तो आप मुझे बता दीजिएगा, जो हमारे स्पेशल वाले सुन रहे हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं हम पहले वाले शब्द अलंकार की। शब्द अलंकार नाम से ही समझ में आ रहा है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, कई बार जो नाम होता है ना वही उसको डिफाइन कर देता है। नाम ही डिफाइन करता है। तो नाम क्या है, शब्द अलंकार। इसका मतलब क्या होगा, फोकस होने वाला है शब्द पे। और क्यों होगा ऐसा, इस बात को भी समझेंगे। शब्दालंकार में शब्द पे फोकस होगा, इसका मतलब क्या है कि जहां पर शब्दों के द्वारा, ठीक है जी, जहां पर जहां पर हम शब्दों के द्वारा यानी शब्दों के खेल से, शब्दों के द्वारा एक चमत्कार उत्पन्न या सौंदर्य उत्पन्न करेंगे। जहां पर हम शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न, चमत्कार तो मैं कहना नहीं चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर सौंदर्य। किसी तरीके से वर्ड्स को ब्यूटीफुल बनाएंगे, वी विल प्रेजेंट देम ब्यूटीफुली। चमत्कार तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, चमत्कार शायद वो गलत भी है। ठीक है जी, सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जहां पर हम शब्दों की मदद से सौंदर्य उत्पन्न करेंगे उसे कहेंगे हम शब्दा अलंकार। ठीक है जी, इज इट क्लियर? वेरी गुड, सबको क्लियर है ना। अब सबसे पहला वाला जो शब्द अलंकार हम पढ़ेंगे उसका नाम है जी अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, मैंने आपको शुरू में ही कहा यहाँ मैं इंग्लिश का भी कॉमन लेके चलूंगा अगर कुछ इंग्लिश में कॉमन निकलता है, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो हम इंग्लिश के टीचर। ठीक है जी, अनुप्रास अलंकार जी, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एलिटरेशन। इंग्लिश में इसका नाम है एलिटरेशन। इसका अर्थ क्या है ये भी समझ लें, इसकी डेफिनेशन मैं आपको दे देता हूं। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन मैंने अच्छी खासी लिख रखी है। जब एक ही, जब, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे डेफिनेशन हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी सेम कॉन्सेप्ट है। जब एक ही वर्ण यानी लेटर का प्रयोग, जब एक ही वर्ण यानी लेटर का प्रयोग जो है, प्रयोग मतलब होता है यूज। ठीक है जी, वैसे आप सब हिंदी जानते हो इतनी तो, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आजकल क्या हम हर जगह इंग्लिश सुन रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, व्हाट्सएप इंग्लिश में चलाते हैं, फ्लिपकार्ट इंग्लिश में चलाते हैं, तो पढ़ते भी जूम पे इंग्लिश में है। तो भाई
जब एक ही वर्ण यानी लेटर का प्रयोग यानी यूज बार बार हो, सुना है वो बार बार देखो, वैसे ही बार बार हो, ठीक है, मैं इतना ही लिखूंगा, आगे आप कर सकते हो, तब वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। मैं सिर्फ इतना सा लिखूंगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। और आज तक आपने ऐसा अलंकार नहीं पढ़ा होगा जैसा अब आपका शुरू होने वाला है। ये तो सिर्फ आपका ये यू कैन से मौसम बन रहा था, मौसम। अब आपको समझ में आएगा अच्छे से। चलिए जी, आपको जिंदगी में पहली बार हर अलंकार के लिए पहले बॉलीवुड का एग्जाम्पल मिलेगा, फिर हमारे हिंदी काव्य का एग्जाम्पल मिलेगा, और फिर इंग्लिश में मिलेगा। एंड आई कैन अश्योर यू, आपके किसी भी शहर में, यहाँ पे कम से कम 4-5 शहरों के बच्चे जुड़े हुए हैं, आपके किसी भी शहर में ऐसा तो नहीं बताया गया होगा कि एक साथ इतने सारे एग्जाम्पल हो, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए जी, सबसे पहले जो आप सबसे ज्यादा सुनते हो बॉलीवुड, बॉलीवुड का एग्जांपल हो जाए। ठीक है जी, बॉलीवुड का आपने देखा होगा अनुप्रास अलंकार का एग्जांपल आज तक मैं बोल ही देता हूँ, लिखने की आवश्यकता है नहीं इतनी। थोड़ा सा मैं डाइजेस्ट करके लिख दूंगा, आप सबने सुना हुआ है वो। चंदू के चाचा ने, सुना है सबने, चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो मैं थोड़ा सा ही लिखूंगा, इतना नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है जी, वो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। हाँ, आज के जमाने में वो चिंग्स की चटनी होती, तब तो थी नहीं। ठीक है जी, तो ये च च था पूरे, मगर आपको याद तो है ही सबको, इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो वो च च चा, तो यहाँ पे च का जो प्रयोग है वो बार बार हुआ शुरुआत में। तो ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। जरूरी नहीं है कि शुरुआत में हो, बहुत सारे अलंकार अलग अलग तरह के होते हैं, पर आपके लेवल पे मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतना सा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया बॉलीवुड का। ठीक है जी, अब आते हैं हमारी हिंदी की कविता पे। हिंदी की कविता में एक बहुत ही प्रसिद्ध आपको ये सेंटेंस मिलेगा, इसको मैं पूरा ही लिखूंगा ऑफ कोर्स। ये रघुपति राघव राजा राम, सबने सुना होगा ये। ठीक है जी, पतित पावन सीताराम। ठीक है, सबने सुन रखा है ये। तो यहां आप देखोगे तो ये रघुपति राघव राजा राम, र र र रिपीट हो रहा है, अनुप्रास अलंकार। फिर पतित पावन, प रिपीट हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये वो बहुत सारी बार हो, वन से ज्यादा हो रहा है ना, दैट इज अनुप्रास अलंकार। ठीक है जी, एक से ज्यादा बार हो गया ना अनुप्रास, तो ये आ गया आपका हिंदी वाला। पहले बॉलीवुड का हो गया, फिर हो गया आपका हिंदी का। अब आ जाते हैं इंग्लिश पर। नाम एलिट्रेशन दिखाया तो इंग्लिश में भी तो पढ़ेंगे ना। ठीक है जी, इंग्लिश में क्या होगा ये देख लो। शी सेल्स, शी सेल्स sea shells on the seashore, on the seashore, समझो। she sells, एस एस और लगभग मिलता जुलता है, स और श मिलता जुलता है, श मिलता जुलता है, श मिलता जुलता है। ये आपका हो गया इंग्लिश का एग्जाम्पल। तो आई एम श्योर आपने आज तक इस तरीके से तो नहीं पढ़ा होगा अनुप्रास अलंकार को, और आई डोंट थिंक कि अब आप भूलोगे कभी भी, है ना जी। चलिए जी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही छोटा एग्जांपल था। हाँ, घर पे जब आप नोट करेंगे ना क्लास के बाद, तो आप लोग इसको पूरा भी कर सकते हो चंदू के, और अगर नहीं मिले तो गूगल कर लेना चंदू के चाचा ने, और फिर आपके लिरिक्स पूरी खुल जाएंगी वो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट बाद में कीजिएगा। सबने कर लिया? इसी के साथ बेटा आपका अनुप्रास अलंकार होता है कंप्लीट। शी सेल्स ऑन द सी शोर। चलिए जी, हो गया, वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले अलंकार की तरफ। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई अगर डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई मत करना, ब्लूप्रिंट में नहीं है या ऐसा कुछ भी। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला शब्द से संबंधित अलंकार है यानी शब्द अलंकार है, उसका नाम है यमक अलंकार। यमक अलंकार, इंग्लिश में इसको पन बोलते हैं। देखो इंग्लिश में जो पन है वो 3 तरह का होता है, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, सिर्फ नाम बता रहा हूँ। होमोनिम, होमोफोन और होमोग्राफ। तो जो यमक अलंकार है और श्लेष अलंकार है, हिंदी में अलग अलग है, इंग्लिश में उन दोनों को पन की ही कैटेगरी में बोलेंगे। तो मैं यमक अलंकार की इंग्लिश भी पन लिखूंगा, श्लेष की भी पन लिखूंगा। कभी जब हम पढ़ेंगे इंग्लिश में तब मैं आपको बता दूंगा होमोनिम, होमोग्राफ और होमोफोन्स। फिलहाल याद रखना, पन की कैटेगरी में आता है यमक अलंकार।
हिंदी का अगर आप कंपेयर करोगे। अब यमक अलंकार मतलब क्या है, बात को समझना। यमक का मतलब है कि जब एक शब्द आपको दिखेगा बार बार, एक शब्द का प्रयोग, एक शब्द का प्रयोग आपको बार बार दिखेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो अनुप्रास अलंकार होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बार बार होगा, एक शब्द का प्रयोग बार बार होगा। खास बात यह है कि हर बार उसका अर्थ, हर बार उसका अर्थ भिन्न होगा। ठीक है जी, पहली बार में उसका अर्थ दूसरा है और अगली बार में फिर दूसरा है। अब अगेन एक गाना है, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये मैंने खुद ढूंढा है, ऑफ कोर्स किसी साइड या किसी बुक में था नहीं। ठीक है जी, तो गाना है, सबने सुना होगा, खामोशियां मूवी का गाना है, सबने सुना है वो। तो खामोशियां, ये जो सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग, उसमें एक लाइन आती है ये वाली कि क्या उस गली से, लिख देता हूँ मैं आपके लिए, हाँ, सुना होगा आपने कि क्या उस गली से कभी तेरा जाना। हाँ मुझे पता है मैं बेकार गा रहा हूँ, पर क्या करें, लिखना पड़ेगा ना। क्या उस गली से कभी तेरा जाना हुआ, तेरा जाना हुआ। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहे होते हैं कवि, जहां से जमाने को, अच्छा मेरी फनेटिक वाली वीडियो में मैंने बताया ये ज नहीं होता, ज होता है। ठीक है जी, तो ये जमाना नहीं है, जमाना है। लोग जमाना बोल रहे होते हैं, जहां से जमाने को, इस जमाना, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। आगे मैं नहीं करूंगा, नहीं तो लोगों के ईयरफोन फट जाएंगे। चलिए जी, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस सॉन्ग में होता क्या है, आई मीन इस पद में, इस सॉन्ग में क्या हो रहा है कि कहा जा रहा है कि जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। तो यहाँ पे जमाने का मतलब क्या है, जमाने का मतलब है लोग, कि सब लोग बदल चुके हैं। और यहाँ जमाने का मतलब है अ लॉन्ग पीरियड, एक एक लंबा समय, एक लंबा समय। तो हम बोलते नहीं यार जमाना बीत गया, हम वहां पे गए ही नहीं, है ना, जमाना बीत गया तुमसे मिले हुए। एक दशक तो नहीं कहते हम, एक और हिंदी में वर्ड बोलते हैं बहुत, है एक हिंदी में, उर्दू में एक वर्ड था कुछ, छोड़िए, जमाना तो आपको पता ही है ना। ठीक है जी, एक था कुछ, चलिए जी, तब याद रहेगा आपको। तो जमाना, हाँ दौर, दौर एक और फेमस वर्ड है, दौर बोलते ना, एक दौर बीत गया, वैसे ये जमाना बीत गया। तो यहाँ पे जमाना अलग अलग आया। ठीक है जी, और जमाने का अर्थ भी जो है वो अलग अलग आया। ये तो आपका हो गया बॉलीवुड वाला एग्जाम। हाँ, अरसा भी कहते हैं, एक अरसा बीत गया। ठीक है जी, वेरी गुड, किसने बताया, एकांश, वेरी गुड। ठीक है जी, अब मैं आपको पद वाला एग्जाम्पल देता हूँ। पद वाला आप सबने सुना होगा, ये बॉलीवुड का हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, हैशटैग बॉली। चलिए जी, तो ये मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में ही कि ये भाई साहब आपका हो गया बॉलीवुड। अब आ जाते हैं हम हमारी पोयम पे जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये भी सबने सुना होगा, कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाए, सुना है, कनक कनक ते सौ गुनी, कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाए, अधिकाए। ठीक है जी, या खाए बोराए जग, या खाए बोराए जग, इसको खा के बोरा जाता है जग, यानी दुनिया, जग, या पाए बोराए, इसको पाके भी बोरा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जिस कनक कनक की बात कर रहे हैं उसके दो मीनिंग है। क्या है, देखो, कनक कनक ते सौ गुनी, माद कथा अधिकाय, कनक कनक जो है उसके 100 गुण है, सब लोग जानते हैं इस बात को। ठीक है जी, हाँ हो सकता है लाइट हो मार्कर, शायद इसलिए आपने हैंड किया है, मैं एक मिनट इंक डाल के बता दूंगा आपको। ठीक है जी, या खाए बोराए जग, या पाए बोराए। तो पहले वाले में क्या गया, इसको खा के लोग बोरा जाते हैं। किसको खा के लोग बोरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं, वो आता है धतूरा। तो इसका, इस कनक का मतलब है जी धतूरा। धतूरा आप सबने सुना होगा, शिव जी पे चढ़ता है। धतूरे को खा के आप पागल हो जाते हो। धतूरा मतलब होता है एक वाइल्ड वीड होती है, वीड, वीड मतलब होता है एक जंगली पौधा होता है, उसमें थोड़ा गोल गोल आता है, उसको आप छीलोगे, थोड़े कांटे होते हैं अंदर से, सफेद कलर की 3 चीजें निकलती हैं। ठीक है जी, वो होता है हमारा कनक। दूसरा है या पाए बोरा है, तो ऐसी कोई चीज जिसको पाके आप पागल हो जाते हो, वो होता है जी हमारा स्वर्ण। आज के जमाने के हिसाब से कहूं तो पैसा, वेल्थ। तो यहाँ पे कनक के दो मीनिंग है, आप जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ, इंग्लिश में पन में तीन चीजें होती है, उनमें से एक जो होती है होमोनिम, उसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जो मैंने ही बनाया है। देखिए जी, ये हमारे जो रेगुलर क्लास वाले हैं इंग्लिश वाले, इनको मैंने रटवा ही दिया है पूरा एक तरह से यूज करवा करवा के। देखो जी क्या करवाया, देखो मैं कहूँ दे लव देयर फैमिली, वो अपनी फैमिली को प्रेम करते हैं, बट देयर फैमिली डू नॉट वैल्यू द लव। यहाँ ये डू नॉट लव नहीं, डू नॉट वैल्यू द लव। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वर्ड है लव, इनके अर्थ बदल गए। यहाँ पे है ये एक वर्ब, इसका मतलब है प्रेम करना, यहाँ पे है इसका मतलब प्रेम, प्रेम और प्रेम करना, अर्थ कितने अलग हो गए। तो ये कैसा हो गया, इंग्लिश का यमक अलंकार, इंग्लिश का यमक अलंकार। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, एक सेंटेंस ही है, फिर मैं इसको इरेज करना चाहूंगा क्योंकि नीचे फिर हो नहीं पाएगा ना। चलिए जी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। ले लिया, वेरी गुड। इसको नोट जरूर कीजिएगा सब लोग, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। नोट सब लोग जरूर करना कॉपी में, स्क्रीनशॉट के भरोसे बिल्कुल ना बैठे कि भाई स्क्रीनशॉट है तो ठीक है। अगला हमारा आखिरी अर्थ अलंकार है जी श्लेष अलंकार। तीसरा हमारा है श्लेष अलंकार, यहाँ पे ष षटकोण वाला है, श्लेषालंकार, श्लेष अलंकार। इसको भी मैं पन के अंडर में रखना चाहूंगा। इसकी डेफिनेशन समझ लीजिएगा। इस बार क्या होगा, एक शब्द का प्रयोग, एक शब्द का प्रयोग, ठीक है जी, वैसे तो एक बार ही होगा जनरली, एक बार होगा, ठीक है, जनरली एक बार होगा, परंतु अब हर बार अर्थ भिन्न नहीं, यहाँ पे क्या है, उसी शब्द के, पर्टिकुलर उसी शब्द के, परंतु अर्थ एक से अधिक निकलेंगे, एक से अधिक निकलेंगे। सबसे पहले अपना बॉलीवुड ठीक है जी, सबसे पहले अपना बॉलीवुड का एग्जांपल है, हाँ हाँ बिल्कुल है ना, लो। एक मूवी आई थी क्रिएचर 3D, विपाशा बासु की, वैसे तो उनकी मूवी आती नहीं है विपाशा बासु की, पर आई थी फिर भी। तो उसमें ये गाना था कि मोहब्बत बरसा देना तुम, सावन आया है, सुना होगा आप सबने, ये था मोहब्बत बरसा देना तुम, मोहब्बत बरसा देना तुम। जिसने गाना लिखा, अगर वो सुन रहा होता अभी तो बेचारा, मोहब्बत बरसा देना तुम, सावन आया है। आगे जो भी है क्या करना अपन को उससे, हाँ जी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या लगता है सावन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे सावन लिखा है एक बार, पर इसके अगर आप मतलब निकालना चाहोगे तो इसके मतलब निकलते हैं दो। अब आप खुद सोचो, कोई व्यक्ति किसी को भी सिर्फ सावन के आने की वजह से कुछ कह सकता है। मतलब मान लो सावन का मौसम आ गया, बंदा दुखी है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ सावन की वजह से ही वो खुश हो जाए? नहीं जी। ठीक है जी, मतलब उसके मन में किसी और वजह से भी खुशी आ रही होगी, तो वो उस खुशी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो वर्ड सावन क्यों बोला है, बाहर क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि असली में भी सावन आया है। तो यहाँ पर सावन के मतलब निकले दो। पहला क्या हुआ, पहला जो हुआ वो तो सावन का मतलब है मौसम, सुना ना वो, सावन का महीना पवन करे शोर, वो सावन का महीना। तो एक तो हो गया मौसम, जो जिसमें सावन का महीना आता है, सोमवार को लोग शिव जी के पास जाते हैं मंदिर। दूसरा सावन का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी। ठीक है जी, उसके दिमाग में, उसके दिल में किसी प्रकार की खुशी है, खुशहाली है, कोई ऐसी बात हुई कि उसको वो खुश हो गया, इसलिए वो कह रहा है मोहब्बत बरसा देना तुम, सावन आया है। ठीक है जी, तो हो सकता है विपाशा बसु आ गई होगी, तभी वो लड़का गाना गा रहा था। ठीक है जी, तो कोई भी कारण से उसके पास प्रसन्नता, खुशी आई है, इसलिए वो कह रहा है सावन आया है, और सावन का मौसम भी आया है, तो उसके दो मतलब निकल रहे हैं। ये तो हो गया हमारा बॉलीवुड। अब आ जाते हैं हमारे प्रिय काव्य पर। ठीक है जी, अब मैं काव्य का आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। आइए जी, क्या है, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत, अब इसको गाने की कोशिश मत करना कि चरण धरत चिंता करत, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल है ये। चरण धरत, जबरदस्ती तुम गाने लग जाओ, चरण धरत चिंता करत,
हर कदम पे चिंता करते हैं, ठीक है जी। चितवत चारों ओर, चितवत चारों ओर, हर तरफ चलते हुए, चारों ओर। कौन है आखिर ये जो चिंता कर रहा है? स्वरन को खोजत फिरत, स्वरन को ढूंढ रहा है, ठीक है ये। स्वरन को ढूंढत फिरत, ढूंढत फिरत। कौन है जो सुवर्ण को ढूंढ रहा है, और सुवर्ण का मीनिंग क्या है? सुवर्ण का मीनिंग कैसे निकलेगा? जब आप ये देखोगे कि आखिर कौन ढूंढ रहा है, तो कौन ढूंढ रहा है देखना। कौन ढूंढ रहा है? कवि, व्याभिचारी और चोर। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि, व्याभिचारी, कवि, व्याभिचारी, चोर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वर्ण का मतलब हमें डिफाइन करेंगे ये तीनों, इन तीनों के हिसाब से अलग मीनिंग है। अब समझो तीनों का मतलब क्या है। कवि मतलब क्या है? जो कविता लिखता है, जैसे हमारे कुमार विश्वास जी हो गए, हमारे आदरणीय निराला जी, हमारे दिनकर जी, कवि। व्याभिचारी का मतलब होता है, यहाँ पे एक मेल की बात की गई है, अ फ्लर्टिंग मेल, अ फ्लर्टिंग मेल, और यू कैन से अ वुमनाइजर। मतलब होता है ना जो फ्लर्ट कर रहा होता है औरतों से, लड़कियों से, बेसिकली रिलेशन के लिए, थोड़ा सा प्लेजर के लिए, ठीक है जी। तो उसको फ्लर्ट करना होता है औरतों के साथ। यहाँ व्याभिचारी जनरली लड़कों के लिए नहीं बोलते, वो लड़कों के लिए फ्लर्टिंग ही हो जाता है। हाँ, थोड़े गंदे वर्ड्स भी ये बोल नहीं सकता मैं। तो नॉर्मली आप मान सकते हो वो व्यक्ति जो लड़कियों या फिर स्त्रियों के पीछे भाग रहा हो, व्याभिचारी। या मेल की बात हो रही है, स्त्री होगा तो व्याभिचारिणी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि व्याभिचारी मतलब हो गया वो व्यक्ति जो फीमेल को ढूंढता है, मेल है ऑफ कोर्स। और चोर मतलब आप सबको पता है। तो कवि के लिए सुवर्ण का मतलब क्या निकलेगा? देखो, कवि के लिए सुवर्ण का मतलब निकलेगा अच्छे शब्द, अच्छे स्वर, अच्छे स्वर यानी अच्छे शब्द। एक कवि क्या चाहेगा कि मुझे बस बेटर शब्द मिल जाए, मुझे अच्छे अच्छे वर्ड्स मिले मेरी पोएट्री के लिए, ठीक है जी। एक कवि चाहेगा। इज इट क्लियर? व्याभिचारी क्या कहेगा? सुवर्ण मतलब क्या? अच्छी स्त्री। उसको क्या चाहिए? अच्छी मतलब अच्छी दिखने वाली स्त्री, अच्छी स्त्री। ये इसके पहला मतलब निकला, इसका ये दूसरा मतलब निकला। अब तीसरा मुझे यहाँ थोड़ा घुसाना पड़ेगा इसका मतलब। चोर को मतलब क्या चाहिए? चोर के लिए सुवर्ण होगा स्वर्ण यानी सोना, यानी शब्द एक परंतु अर्थ भिन्न भिन्न, बहुवचन में अर्थ निकल आए, ठीक है जी। हाँ, एक जना बोल रहा है सर इसमें चा काफी बार आ रहा है। चा कहाँ आ रहा है इसमें? चिंता करत, नहीं जी। हाँ जी, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दुविधा हो तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़े हम, आगे बढ़ेंगे फिर। कोई दुविधा हो तो पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं देना चाहूंगा आपको, बहुत ही ज्यादा अच्छा है इसलिए, वरना मैं नहीं देता। चलिए जी, मैं इरेज कर रहा हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब एक बहुत ही ज्यादा जो प्रसिद्ध और अच्छा एग्जाम्पल है, वैसे तो वो जनरल हिंदी में था, लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था, बट इस साल रिड्यूस हो गया ये एग्जाम्पल, वरना आप लोग इसको पढ़ते अपनी टेक्स्ट बुक में भी। देख लीजिए क्या कहा गया है कि रहीमन पानी राखिए। सबने सुना होगा ये तो, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। हाँ, ये एग्जांपल लेने का एक और उद्देश्य है, मैं आगे बताऊंगा आपको। बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे। अब यहाँ पानी का मतलब तीन जगह दिखेगा आपको, मोती, मानुष और चून। अब देखो यहां मैंने आपको सेकंड एग्जांपल क्यों दिया, ये फर्स्ट क्यों नहीं दिया? ज्यादातर लोग तो पहले इसका एग्जांपल देते हैं। यहां कंफ्यूजन आता है कि पानी का उपयोग किया गया है तीन बार।
अर्थ भी निकल रहे हैं तीन, तो ये यमक क्यों नहीं है, श्लेष क्यों है? अब बात को समझना। यमक में हमने कहा था कि हर बार अर्थ भिन्न निकलेगा, यहां पर हर बार अर्थ भिन्न नहीं निकल रहा है। ये पानी इसका कोई अर्थ मिल ही नहीं रहा हमको। यहाँ पे जाके हमको समझ में आ रहा है कि इस पानी की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है जी। तो ये तीनों पानी के तीन अर्थ हैं, अलग अलग नहीं। तीनों पानी जो कहा गया है, पानी का जो रिपीटेशन किया गया है यहाँ पर, इस पानी के तीन अर्थ निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, लेकिन ये अलग अलग नहीं है कि यहाँ पे पानी का क्या अर्थ है, यहाँ पे पानी का क्या अर्थ है, यहाँ पे पानी का क्या अर्थ है। इसलिए मैंने एग्जांपल बाद में दिया, अब आपकी समझ बन चुकी है, अब आप यमक को समझ चुके हो। यमक में हर बार अलग था। लाइक कनक, कनक में पहले वाले कनक का मतलब धतूरा है, दूसरे का मतलब है स्वर्ण, ठीक है जी। जैसे मैंने जमाने वाला आपको एग्जाम्पल दिया था कि जहां पे जमाने को गुजरे जमाना हुआ, गुजरे, तो वहां पहले जमाने का मतलब हमको पता है क्या है, दूसरे का क्या है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तीनों जो पानी है, उन तीनों के ही तीनों कॉमन मतलब है। तो वो कॉमन मतलब क्या है वो ये बताएंगे। पूछो इससे, मोती कौन? मोती मतलब जो हम देखते हैं मोती, चमकने वाला मोती, उसके पास क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्ल, अ मोती? अ पर्ल के लिए, एक मोती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी चमक। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पानी का पहला अर्थ है मोती के लिए उसकी चमक। एक मनुष्य के लिए मोती, मानुष मतलब मनुष्य, मानुष, या फिर हम बात कर रहे हैं मनुष्य की, तो मनुष्य के लिए उसका आत्मसम्मान। आत्मसम्मान, आजकल इसी की तो कमी है। आत्मसम्मान, हमारा स्वाभिमान। लेकिन चून, चून का मतलब होता है आटा। अब हमारी बहनें यहाँ पे हैं, फीमेल्स हमारी, इन्होंने जरूर खाना बनाया होगा, रोटी बनाई होगी, पकोड़े बनाए होंगे। तो आपको पता होगा बेटा, आटा कोई भी हो, चाहे बेसन हो या मैदा हो, हम लोग नॉर्मल पानी के बिना कुछ नहीं बना सकते। आपके पास खूब सारा मैदा है और एक बोतल पानी भी नहीं है, तो आप उसका ना मोमोज बना सकते हो ना भटूरे बना सकते हो। नॉर्मल हमारे पास आटा है तो उसकी रोटियां नहीं बन सकती। यानी चून का मतलब होता है आटा। और इस आटे का कोई भी अर्थ नहीं है जब तक आपके पास पानी यानी जल न हो। तो यहाँ पे तीसरा पानी का मतलब पानी यानी जल, नॉर्मल H2O है, ठीक है जी। तो तीनों के लिए पानी का अर्थ हो गया भिन्न। ये है यमक का एग्जाम्पल। अब मैं आपको लगे हाथ इंग्लिश में भी एग्जाम्पल दे देता हूं। चलिए जी आगे बढ़े। मैं आपको अब इंग्लिश का एग्जांपल देता हूँ। इंग्लिश में क्या हुआ समझना। तो एक बार क्या हुआ, मेरे पास एक कुत्ता है, इमेजिन कर लो, मेरे पास वैसे है नहीं, ऐसे शौक नहीं है अपने। मान लो मेरे पास एक डॉग है। वो जो मेरा वाला डॉग है ना, वो क्या करता है, जब भी कोई भागता है, मतलब मेरे घर में आसपास जो भी लोग बाइक पे निकल रहे होते हैं, एक्टिवा पे निकल रहे होते हैं, वो उन पे भौंकता है। तो मेरे एक पड़ोसी हैं, उनको बड़ी परेशानी हुई, ठीक है जी। तो मेरे पड़ोसी मेरे पास आए और मुझे इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं सुनना। तो मेरे जो नेबर हैं, वो मुझे इंग्लिश में बोलते हैं कि भावेश जी आपका जो डॉग है ना, योर डॉग, वो पीछा करता है, चेजेस पीपल, लोगों का, ऑन बाइक। अब इनका मतलब क्या था, चेजेस पीपल ऑन बाइक, उन लोगों का पीछा करता है जो बाइक पे होते हैं। अब हम थे भैया मजाक के मूड में, हमको काय को सुननी हो, तो हमने बात को घुमा दिया। मैंने क्या बोला, पागल हो आप, आर यू मैट, मतलब मैं ऐसे बोलूंगा नहीं किसी को बड़े को वैसे। तो मैंने कहा आर यू मैट, ने कहा क्यों। मैंने कहा भाई, माई डॉग डज नॉट हैव अ बाइक, मेरे कुत्ते के पास तो बाइक है ही नहीं। आप तो कह रहे हैं जी योर डॉग चेजेस पीपल ऑन बाइक। तो मैंने क्या घुमा के मतलब निकाल लिया कि मेरा कुत्ता बाइक पे लोगों का पीछा करता है। वो क्या कह रहे हैं, जो लोग बाइक पे उनका पीछा करता है। और मैंने क्या मतलब निकाला कि योर डॉग चेजेस पीपल ऑन बाइक, मतलब बाइक पे बैठ के मेरा कुत्ता लोगों का पीछा करता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से क्या थोड़ा फनी बन गया। तो मैंने कुछ और मतलब निकाला, उन्होंने कुछ और मतलब कहा। यानी पीपल ऑन बाइक के मतलब कितने हो गए, दो। एक क्या है, इंसान है बाइक पे, एक क्या है, मैंने क्या निकाला, कुत्ता है बाइक पे। इसके दो अर्थ निकले। तो ये हो गया इंग्लिश का आपका श्लेष अलंकार, यानी इंग्लिश का हो गया पन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके दो अर्थ निकल गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा फनी था। चलिए जी, इंग्लिश का एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद हम शब्द अलंकार की तरफ बढ़ेंगे।
आई मीन अर्थ अलंकार की तरफ बढ़ेंगे, ये तो शब्द के चल रहे हैं अभी, यहाँ पे तो हम शब्दों से ही खेल रहे हैं अभी। देखें जी, हुआ क्या था, ऑस्कर वाइल्ड ने एक बार एक स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। इंग्लिश में है ही ऑफ कोर्स, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा था। ऑस्कर वाइल्ड का हैप्पी प्रिंस आप सबने पढ़ा होगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये ई कैपिटल है, क्यों है? क्योंकि ये ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है, पहले मैं लिख दूं, ये ऑस्कर वाइल्ड की रचना है, एक बहुत मोटी सी किताब है। उन्होंने जब ये लिखा द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, तो ये जो अर्नेस्ट है ई कैपिटल रखा क्योंकि इस कहानी का जो मेन किरदार है उसका नाम है जैक अर्नेस्ट। उसका नाम क्या है? जैक अर्नेस्ट। जैसे आप सबने सुना ना, बहुत ही फेमस था, जैसे आप सबने टोनी स्टार्क सुना होगा, आयरन मैन टोनी स्टार्क सुना है सबने। मार्वल एवेंजर्स अगर आपने देखी हो, आयरन मैन सुना होगा। तो आयरन मैन में था ना टोनी स्टार्क, तो बहुत ज्यादा फेमस नाम था, स्टार्क इंडस्ट्रीज का वारिस टोनी स्टार्क। उसी तरीके से जैक अर्नेस्ट बहुत ज्यादा फेमस थे। अब जैक अर्नेस्ट ने एक बार एक डायलॉग बोला था, ठीक है जी। जैक अर्नेस्ट ने एक बार एक डायलॉग बोला था इस किताब में। वो डायलॉग क्या था कि आज मुझे एहसास हुआ, टुडे आई रियलाइज्ड, क्या एहसास हुआ? द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो भाई इंग्लिश में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ 10th 12th वालों को कि अर्नेस्ट का मतलब होता है सिंसियर या फिर सीरियस। लाइफ इज अर्नेस्ट, हमने अनसीन एक्सट्रैक्ट पढ़ा था 12th वालों, याद होगा तुमको। तो मैंने बताया था आपको लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज नॉट अ गेम और समथिंग। तो लाइफ इज अर्नेस्ट, तो भाई अर्नेस्ट का मतलब सिंसियर और सीरियस होता है। और एक अर्नेस्ट का मतलब है इसकी सरनेम। तो जब ये बुक पढ़ी जा रही थी तो लोग कंफ्यूज होते थे कि अर्नेस्ट का मतलब क्या है। तो अगर आपने पूरी बुक पढ़ी होगी तो आप समझ जाओगे यहाँ पे वो सिंसियर है और कैरेक्टर का नाम है जैक अर्नेस्ट। तो लोग अपने सरनेम की बात कर रहा है जैक, या फिर कह रहा है कि मुझे सीरियस होना चाहिए था। इसके निकला है दो अर्थ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर हम बढ़ेंगे हमारे अर्थ अलंकार की तरफ। चलिए जी, मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी जल्दी हो गया, मुझे लगा था इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, पर आप सब लोग इतने होशियार हो कि जल्दी होते जा रहा है। बहुत अच्छे बेटा जी, बहुत अच्छे। चलिए जी, मैं इरेज कर रहा हूं और अब हम बात करेंगे अर्थ अलंकारों की, यानी अर्थ की सहायता से हम कैसे अलंकार बना सकते हैं। अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार इसका मतलब क्या है? शब्दों के अर्थ के द्वारा हम सौंदर्य उत्पन्न करेंगे। शब्दों के अर्थ के द्वारा, अर्थ द्वारा जो सौंदर्य है कविता का वो उत्पन्न होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका उपमा। अबे खाना नहीं है उपमा, तुम बोलो वो सूजी या मैदे वाला उपमा जो होता है। ठीक है जी, उपमा। आहा, उपमा अलंकार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिमिली। सिमिली, क्लास 12th स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर है एक, अवर कैचुरिना ट्री। उसमें 4 नंबर में आंसर भी आता है, फाइंड आउट द सिमिलीज इन द पोएम। तो आप सबने याद भी किया होगा, हमारे सब 12th वाले जो बैठे हैं, ठीक है। गयू या अश्विनी, आप सबने याद किया होगा, हमारे गुंजन, ठीक है जी, आप सबने याद किया होगा। उसमें आ रहा होता है कि भाई सिमिली बताओ, तो हम बताते हैं बोरोडेल से कंपेयर किया है। फिर शुरुआत में ही बोला है लाइक अ ह्यूज पाइथन विंडिंग राउंड एंड राउंड, लाइक। तो ये जो लाइक एज ऐसी चीजें जो है जहां पे हम किसी चीज की क्वालिटी को टारगेट करते हुए किसी और से कंपेयर कर देते हैं, इसको बोलते हैं उपमा। उपमा का मतलब ही होता है कंपेयर करना, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं हम सिमिली। मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, बेहतर रहेगा आपके लिए। जहां पर ध्यान से देखना, डेफिनेशन कहीं मिलेगी नहीं, इनफॉर्मल डेफिनेशन है काफी।
जहां पर हम या कवि, कवि लिख दो तो बेटर है। जहां पर कवि एक वस्तु की विशेषता को बताते हुए, एक वस्तु की, यहां ध्यान रखना, विशेषता को बताते हुए, वस्तु की विशेषता को बताते हुए या हाईलाइट करते हुए बोल सकते हो, विशेषता को को बताते हुए, ठीक है जी, उसकी किसी अन्य वस्तु से तुलना करता है, किसी अन्य वस्तु से तुलना करता है। अब इसकी पहचान मैं आपको बताऊं तो देखो, हिंदी में इसकी जो पहचान है आपको कहाँ दिखेगा, तो जहां पे भी आपको दिखे एक वर्ड सा, अब ऐसा नहीं कि रट लो हर बार सा, सा, इसकी सी, ठीक है जी, इसका सा, इसकी सी, इसके समान, के समान, ठीक है जी, के जैसा, या फिर खाली जैसा, ठीक है जी, खाली जैसा, ये आपको मिल जाएगा, ये हिंदी में हो गया, ठीक है जी, हिंदी में। इसी तरीके से इंग्लिश में आपको मिलेगा एज या फिर लाइक, ये हो गया इंग्लिश में, ये हो गया आपका हिंदी में। इसका एक बॉलीवुड वाला एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, आप सबने सुन रखा होगा, हनी सिंह का गाना था, नहीं हनी सिंह का नहीं था, पहले हमारा ये पुराना था, हमारे शायद शमी कपूर का था, शमी कपूर या शशि कपूर का था ये, उसके बाद हनी सिंह ने इसको कॉपी किया था कि ये चांद सा रोशन चेहरा, सुना है, चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी, है ना, चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये लो, जुल्फ, अब तुमने अगर ईयरफोन ना लगा रखे है तो घर वाले बोलेंगे पढ़ा क्या रहा है मास्टर तुम्हारा, हाँ, गाने सुना रहा है। अगर तुमने ईयरफोन ना लगा रखे हो तो जुल्फों का रंग सुनहरा, हाँ, है ना। अब देखो ये झील सी, तो यहाँ पे भी हो गया झील सी, तो झील नहीं बोल दिया, उसको बोला झील सी गहरी, तो हमने गहराई क्वालिटी बता दी। ये झील सी नीली आंखें, नहीं, झील सी गहरी क्या था, रुको, चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली था, सॉरी, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने अलंकार बनाया। तो देखो, अब चांद से हमने कंपेयर किया इस चेहरे को, इसके आगे मैं आपको अंग बताऊंगा, फिलहाल याद रखो चेहरे को कंपेयर किया, लेकिन ये क्वालिटी बताने के बाद, मैं अभी इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, आगे मैं हिंदी में बताऊंगा इन सब की कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ ये समझो कि चेहरे का क्वालिटी बताने के लिए हम एक ऐसी चीज को लेके आए जिसके पास वो क्वालिटी है जो हम कहना चाहते हैं। मतलब आप मान लो जैसे आप हो, ठीक है, हमारे लड़के या हमारी फीमेल्स, ठीक है जी, तो आप जब किसी की तारीफ करना चाहते हो, ठीक है जी, अब समझ जाओ किसकी करना है, तो जब आप तारीफ कर रहे हो तो आपके पास एक एलिमेंट हो गया, आपको उसके चेहरे की तारीफ करनी है, ठीक है जी। अब चेहरे की तारीफ क्या करनी है कि तुम्हारा चेहरा काला है, जैसे लोग, बहुत लोग कर रहे होते हैं ना कि मैं तुम्हारी झील सी आंखों में डूब जाना चाहता हूँ, तो सामने वाली पूछ रही होती है तुम्हें कैसे पता मेरी आंखें झील जैसी है, तो आप बोल रहे होते हो उसके आसपास ये जो कीचड़ है उससे, ठीक है, तो ऐसा मत कर देना। हाँ जी, हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा तारीफ करनी होती है। तो मान लो आपने कहा हाँ सामने वाले या सामने वाली की चेहरे की तारीफ करनी है, चेहरा उसका कैसा है, चेहरा है रोशन, तो रोशन क्या होगा, इस जहां में सबसे अच्छा क्या है, खूबसूरत चांद, ठीक है जी। तो हमने पकड़ा किसके पास वो क्वालिटी है, वो है चांद के पास, क्या क्वालिटी है, रोशन। तो हमको उसको चांद बोलना है या चांद जैसा बोलना है, जी हमको उसके चांद जैसा बोलना है, तो उस जैसा का हमने सा यहाँ पे लगा दिया, तो हमने क्या बोल दिया, चांद सा रोशन, रोशन इज क्वालिटी। इस क्वालिटी को हिंदी की भाषा में बोलते हैं हम, एक मैं आपको नाम बताऊंगा, इसका नाम है, हाँ, साधारण धर्म। साधारण धर्म मतलब होता है द कॉमन क्वालिटी, साधारण, आगे लिखवाऊंगा मैं, डोंट वरी, यहाँ मैं वर्बली बता रहा हूँ, आगे लिखवाऊंगा। इसको बोलते हैं साधारण धर्म, यानी वो कॉमन क्वालिटी जो आपको दोनों में मिलती है। किसका कंपैरिजन, किसकी तारीफ हो रही है, इसकी, इसको बोलेंगे उपमेय। किसके पास वो क्वालिटी है, उपमान। किससे पता चल रहा है कि उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार नहीं है, इससे, इसको हम बोलेंगे वाचक शब्द, ठीक है जी। सेम बेटा यहाँ पे हो जाएगा, ये झील, झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, आंखों की तारीफ की, और क्या तारीफ की कि वो नीली है,
नीली आंखें होती है ना, बहुत कम लोग की होती है। नीली आंखें, नीली हो गया उपमेय, क्या क्वालिटी है नीली, तो सॉरी आंखें हो गया उपमेय, नीली हो गया यहाँ पे द कॉमन क्वालिटी, इसको बोलते हैं साधारण धर्म। और किसकी क्वालिटी हो सकती है, किसके पास वो क्वालिटी है, उपमान के पास, झील के पास। हमें कैसे पता चला कि ये कंपैरिजन हो रहा है, वाचक शब्द सी से। इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं इसको लिखवाऊंगा टेक्निकली, ये तो मैंने सिर्फ बोला, टेक्निकली लिखवाऊंगा आपको। बड़ा शायरी बनाना सीख रहे हो तुम लोग, बहुत काम आएगी 10वीं 12वीं के बाद। क्या करोगे तुम, हाँ एग्जाम टाइम में शायरी बनाते रहना। आजकल तो वैसे ही इजी हो गया है, हाँ योरकोट पे जाओ, शायरी बनाओ, स्टेटस पे डाल दो। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको लिख के दिखाऊं इसका। इसको याद रखिएगा क्या लिखा है यहाँ पे। हाँ हो गया ना, अब अगली बार आएगा, 12th के बाद भी आएगा यही वाला महीना। हाँ तब काम आएगा सर, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड वेरी गुड। अब तुम बनाने मत बैठे ना शायरी, नालायक को पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। हाँ नहीं तो देश को सस्ते आशिकों की जरूरत नहीं है, देश को कलाम साहब की जरूरत है। चलिए जी आ जाए। हाँ सही में मत बनाने बैठ जाना तुम लोग, हाँ वरना चाइना जापान आगे निकल जाएंगे, अपन शायरी स्टेटस पे डालते रह जाएंगे। चलिए जी, दुनिया की बराबरी करना है तो हमारे स्टूडेंट्स को जरूरत है कि वो पढ़ाई में ध्यान दे। ये नहीं तुम लगे हो टिकटॉक पे लड़के लड़कियां बन के नाच रहे हैं, हाँ घाघरा चोली पहन के। तो ऐसा ना करो लड़कों, तुम घाघरा चोली पहन के नाचने बैठ जाओगे और ये चाइना जापान यूएस आगे निकल जाएंगे, फिर बोलेंगे इंडिया एक गरीब मुल्क है। तो ऐसा ना करें बेटा, आ जाए आगे। चलिए जी, अब मैं आपको बता देता हूँ इसके कुछ अंग होते हैं, ठीक है, ये अंग आपको रूपक में भी काम आएंगे और आगे भी आप अलंकार पढ़ोगे तो आपको काम आएंगे। चार अंग कौन से थे, चार अंग कौन से हैं उपमा अलंकार में, सबसे पहला जो मैंने आपको बताया उपमेय। तो किताबों में बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा होता है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। उपमेय मतलब क्या है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिस की विशेषता बताई जा रही है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उसके पास वो विशेषता, वो इतना सुप्रीम नहीं है, बताई जा रही है। जैसे ऊपर एग्जाम्पल में क्या था, चेहरा, चेहरे की तारीफ हमने बताई, ठीक है जी, चेहरा या फिर आंखें, इनकी हमने क्वालिटी बताई, तो ये हो गया हमारे उपमेय। अब किससे कंपेयर करके, जिसके पास वो पावर बहुत ज्यादा है, जिसके पास रोशनी बहुत ज्यादा है, जिसके पास नीलापन बहुत ज्यादा है, वो हमारा उपमान, सबसे सुप्रीम जो उस चीज का एग्जाम्पल है। उपमान यानी जिससे, जिसकी, जिससे चेहरे की, चांद से, आंखों की, झील से, जिससे उपमा हो रही है, जिससे उपमा हो रही है, ठीक है जी, जिसके पास वो क्वालिटी है, इंग्लिश में लिखना है तो लिख देना जिसका कंपैरिजन हो रहा है और जिसके पास वो क्वालिटी है। जैसे यहाँ पे चांद के पास वो क्वालिटी थी और वो झील के पास क्वालिटी थी। अब वो जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को हिंदी में बोलते हैं साधारण धर्म, साधारण धर्म। ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं इसको लिखता हूं तो कॉमन क्वालिटी, कॉमन क्वालिटी। तारीफ भी देख के करनी होती, ये नहीं कि कोई बेचारा कोई डार्क है तुम उसको बोल दो चांद सा रोशन चेहरा, तो वो उल्टा ताना समझ ले। हाँ ऐसा मत करना, ठीक है जी, आ जाए। तो जो साधारण गुण है उसको बोलते हैं साधारण धर्म, मतलब कॉमन क्वालिटी। जैसे यहाँ पे था चांद सा रोशन चेहरा, हाँ सुनहरा रंग, सुनहरा रंग। चलिए जी, अब किसने हमको कंपैरिजन करने में मदद की, सा, सी, ये जो शब्द है इनको हम बोलते हैं वाचक शब्द। वाचक इज कनेक्टर, वाचक शब्द, सा, सी, ठीक है जी, से, ये जो शब्द होते हैं ये वाचक शब्द कहलाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अरे वाह, कुछ बोर हो रहे थे मतलब। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया जी स्क्रीनशॉट सबने, वेरी गुड, इरेज कर दूं मैं। आए अब और अच्छे अच्छे एग्जांपल देखेंगे हम। ये तो आपका कौन सा हुआ, बॉलीवुड वाला। बॉलीवुड से किस पे आएंगे हम,
बॉलीवुड से हमको आना है हमारे हिंदी पे, हरिपद कोमल कमल से। चलिए जी, तो हिंदी में एक बहुत ही प्रचलित एग्जाम्पल आपको मिलेगा हमारे इस उपमा अलंकार का। क्या है वो देखें। हाँ, हिंदी एग्जाम्पल्स आपको भगवानों के बारे में काफी मिलेंगे। हिंदी एग्जाम्पल हमारे भगवानों के ऊपर आपको मिलते हैं काफी ज्यादा। तो वो जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है समझे। हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि के, हमारे विष्णु जी के जो पद है, जो पैर है, वो क्या है, कोमल है। वो क्या है, बहुत ही कोमल है। कोमल किसकी तरह है, कमल के फूल। तो अगर आपने कभी कमल का फूल देखा होगा, अभी तो पूरे देश में चल रहा है वैसे ये हर तरफ कमल का फूल ही छाया हुआ है अभी तो देश में, पंजे को हटा के बैठा है। तो हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ पे क्या है, हरिपद किसकी तारीफ की गई है, उपमेय हरिपद की। क्या कहा गया है कि वो कोमल है, यानी ये क्या है, साधारण धर्म। ठीक है जी। कमल से, कमल क्या हो गया, उपमान। से मतलब क्या है यहाँ पे, वाचक। इज इट क्लियर। चलिए अब इसका इंग्लिश का भी एग्जांपल दे देता हूँ। इंग्लिश में क्या है, मैं कहूँ दैट वो बहुत ही ज्यादा चालाक है, लोमड़ी की तरह। शी इज एज क्लेवर, शी इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स। वो इतनी चालाक है जैसे कि लोमड़ी। तो यहाँ पे हमने ये नहीं कहा शी इज अ फॉक्स, हमने क्या कहा, शी इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स। तो ये अगर आप इसको हिंदी मान लो, मतलब वैसे है नहीं, अगर मान लो आप हिंदी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपमेय, ये हो जाएगा वाचक, ये हो जाएगा वो जो गुण है साधारण धर्म, और ये हो जाएगा उपमान। वैसे हिंदी में ऐसा, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, पर अगर होता तो ये कहानी होती। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको नोट जरूर करना। आगे बढ़ते हैं हम। मेरा तो मन है भाई बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए, पर उपमा खा लिया आप सबने, अब आ जाओ बेटा रूपक पे। उपमा के बाद हम आएंगे रूपक पे। आ जाए रूपक अलंकार। देखिए जी, लोग रूपक में और उपमा में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। कोई जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने की, और आज के बाद तो वैसे ही नहीं हो पाओगे आप कंफ्यूज, चाह के भी नहीं हो पाओगे। रूपक अलंकार, रूपक क्या है, ये मेरा फेवरेट अलंकार है। क्यों है, बात को समझना। रूपक अलंकार क्या है, हम लोग डायरेक्टली, रूपक अलंकार में हम डायरेक्टली उपमेय की तुलना नहीं करते, हम उपमेय को उपमान ही बता देते हैं, उपमान ही बता देते हैं। हम तुलना नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली उसको उपमान ही बोल रहे हैं। इसके मैं आपको पहले कुछ और एग्जांपल दूंगा बॉलीवुड से पहले। जैसे आप सबने सुना होगा कि यहाँ तो ज्ञान की गंगा बह रही है जी। सुना है आपने, थ्री इडियट्स में आमिर ने कहा था ना, हर तरफ ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान की बारिश हो रही है, जहां चाहे बटोर लो। तो वो ये नहीं कह रहा कि बारिश की तरह ज्ञान यहाँ बरस रहा है, वो क्या कह रहा है, ज्ञान की बारिश हो रही है। तो ज्ञान को बारिश की तरह नहीं बोला, ज्ञान को बारिश ही बोल दिया। उस तरीके से हम कह सकते हैं सुरों की नदी, सुरसती बोलते हैं ना, सुरों की नदी, या ज्ञान की नदी है माँ सरस्वती। तो हम क्या कह रहे हैं, ज्ञान की नदी। ये नहीं कह रहे कि नदी के समान बहता हुआ ज्ञान है माँ सरस्वती, हम क्या कह रहे हैं कि ज्ञान की नदी है माँ सरस्वती। ठीक है जी। तो जब हम किसी को डायरेक्टली कह देते हैं तो वो हो जाता है हमारा रूप। चलिए जी, होता क्या है, वो हो जाता है हमारा रूपक। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अब इसके और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। अब इसका थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है जो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, ये अलंकार भी और ये रूपक भी। देखें इसको, बहुत ही ज्यादा शानदार है। और ये बॉलीवुड नहीं है, बॉलीवुड से भी बड़ा मैं मानूंगा। बॉलीवुड के गाने तो आप देखोगे तो आते हैं चले जाते हैं 6-8 महीने में। ये जो मैं लाइंस लिखने वाला हूँ, ये पिछले, आप कह सकते हो कम से कम 10-15 सालों में बहुत ज्यादा फेमस हुई है। एपिक लाइंस, आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं। हाँ, इस उम्र में लोग सुनते जा रहा है नहीं। चलिए जी, तो ये लाइन है कि मैं अपने, ये है कि मैं अपने गीत गजलों से, मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम, थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनना, दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि, उसे पैगाम करता हूँ। ठीक है जी।
उसी की दी हुई दौलत, उसी की दी हुई दौलत, उसी के नाम करता हूँ, उसी के नाम करता हूँ। ठीक है जी, पेशेंस रखें। दिए का काम है जलना, दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना, हवा का काम है चलना, वो अपना काम करती हैं, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। चलिए जी, अब मैं इसका आपको पूरा बैकग्राउंड समझा दूं पहले। तो ये लिखी है आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने, डॉक्टर के भी लिख देता हूँ मैं, डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने। इसका बैकग्राउंड ये है कि जो डॉक्टर कुमार विश्वास हैं, उनका था एक सेंटेंस नहीं, ये पोयम है, ठीक है। उनकी एक क्रश थी उनके गांव में। वो जो क्रश, क्रश सबको पता होगा भाई, क्रश सबको पता है। कोई नहीं पता हो तो बता दो, मैं बता दूं। क्रश, मोहब्बत, प्रेम। चलिए जी, अब तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उनकी एक क्रश हुआ करती थी, जो क्रश से उनकी शादी हो नहीं पाई कुछ सामाजिक षड्यंत्रों की वजह से, जातिवाद की, जातिवाद तो था नहीं वैसे, दोनों ब्राह्मण थे, पर थोड़ा सा कुछ समस्याओं की वजह से उनकी नहीं हो पाई। तो डॉक्टर कुमार विश्वास ने ये लाइन लिखी, और ये लाइन का बैकग्राउंड वही है। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। पैगाम मीन्स होता है मैसेज, जैसे आजकल के लड़के कर रहे होते हैं ना, वो यॉरकोट पे जाके शायरी लिखते हैं, फिर वो इंस्टाग्राम पे अपनी वाली को भेज रहे होते हैं, अपने वाले को भेज रहे होते हैं लड़कियां आजकल, ठीक है जी। तो जैसे आजकल लोग इंस्टाग्राम और यॉरकोट और ट्विटर पे भेज रही होती हैं, वैसे ही कुमार विश्वास कह रहे हैं कि मैं अपने गीत गजलों से, मतलब अपने पोयम से पैगाम करता हूँ, मीन्स मैसेज भेजता हूँ। तो यहाँ मैं मतलब हो गया पोएट, कवि, और उसे, ये उसे किसको रेफर करता है, उनके प्रेम को। प्रेमिका नहीं बोलेंगे, प्रेमिका मतलब होता है जो हमसे प्यार करती हो, ठीक है। यहाँ पे बिलव्ड बोला जाएगा। बिलव्ड मतलब होता है जो हमसे, जो हमसे नहीं, हम जिससे प्यार करते हो, प्रेम बोला जाएगा, ठीक है जी। हाँ। तो होता क्या है, वो क्या कह रहे हैं फिर आगे, उसी की दी हुई दौलत, ये तो आप समझ ही जाओगे, उसकी दौलत है उसी को दे रहा हूँ। यहाँ ध्यान देना, यहाँ बोला गया है दिए का काम है जलना, यहाँ पे दिए ये वाला आएगा, दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना, ये ट्विस्ट है। यहाँ पे दिया और हवा का मतलब क्या है, हवा का मतलब क्या है, आपको क्या लगता है, सही में दिया और हवा की बात क्यों आएगी बीच में? कुछ भी, मतलब बात कर रहे हैं लड़का लड़की के, तुम दिया और हवा बीच में ले आए, कल को लोग और मोबाइल और इंटरनेट बीच में ले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हवा और दिए का मतलब क्या है, कुछ और समझना। वो क्या बोल रहे हैं, दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना, बीत कौन गया, वो लड़की। तो यहाँ पे हवा किसको इशारा कर रही है, उस प्रेम को, उस लड़की को, और दिया किसको इशारा कर रहा है, कवि को। तो वो क्या कह रहे हैं कवि, कि वो अपना काम करती है, यानी हवा, हवा फीमेल है ना, हवा को सुना कि हवा बह रहा है, हवा बह रही है। दिया जल रहा है, दिया इज मेल, हवा इज फीमेल। तो हवा किसको रेफर कर रहा है, फीमेल को, कि हवा का काम है चलना, यानी वो फीमेल चलती है। दिए का काम है जलना, दिया मतलब वो मेल, वो कवि, तो वो अपना काम करती है, यानी वो हवा की तरह आई और चली गई। और दिए का काम क्या था, जलना, और मैं अपना काम करता हूँ। तो इस तरीके से हमने क्या है, ये नहीं कहा कि हवा की तरह, हमने क्या कहा, हवा का काम है चलना। हवा को डायरेक्टली हमने कह दिया, वो लड़की को हवा डायरेक्टली कह दिया, और कवि ने खुद को दिया डायरेक्टली कह दिया। ये नहीं कहा मैं दिए की तरह जलता हूँ, की तरह यहाँ पे मिला आपको, नहीं जी। दिया लड़का है, हाँ दिया मेल होता है, दिया जलता है, दिया जलती नहीं है, और हवा चलती है, नहीं सुना आपने, हवा चल रही है, ये दिया जल रहा है, नहा रहा है इश्क न, ये दुनिया थकी है। चलिए जी, इसका भी स्क्रीनशॉट लें। हाँ, ये एक शायरी है सही में, नहा रहा है इश्क न, दुनिया थकी है, हवा चल रही है, दिया जल रहा है। चलिए जी, इसका स्क्रीनशॉट लें। ये आपका रूपक का एक एग्जाम्पल हो गया, बॉलीवुड से भी अच्छा मानूंगा मैं इसको। अब आएगा आपका एग्जाम्पल हमारे हिंदी काव्य वाला। ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रही किसी को, मैं चाह रहा हूँ कि निपटाया जाए ये आज। रूपक अलंकार, रूपक के बाद नहीं हो पाएगा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति नहीं हो पाएगा। इसी को कंटिन्यू करेंगे, रूपक को आज एंड कर लेंगे अपन, ठीक है जी। रूपक में मेरे को आपको पोयम का एग्जांपल देना है, और आपको एग्जांपल देना है मुझे इंग्लिश का।
ठीक है जी, तो ये क्लास 8:20 तक जाएगी भाई, लीव करना हो तो कर सकते हो, 8:20 तक रहेगी क्लास, ठीक है जी। अभी हुए हैं 8:09, करीब करीब 11 मिनट मुझे और लगेंगे। सर मेरा दिया अपने सामने टेबल पे रखा होगा, हाँ पुष्कर अच्छा है, वाह। चलिए जी, मैं रेस कर रहा हूँ इसको। हाँ, थोड़ा सा मैं वक्त आपका लेना चाहूंगा। आपका क्या, मेरा ही है वैसे ज्यादा तो। हाँ जी, रूपक अलंकार, इसके और उदाहरण मैं दे देता हूँ आपको, ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। ठीक है, ये मेरे को किसी ने बताया नहीं था, मैंने खुद ही डिस्कवर किया कि ये कहाँ बैठेगा। तो आज मैंने दिन भर यही किया है, बैठ के गाने सुने, पोयम सुनी, और देखा कौन सा अलंकार कहाँ पे फिट बैठ रहा है। ठीक है, 11 बजे से 3:30 बजे तक मैंने यही किया है आज बैठ के। हाँ जी, अब आए अपन चरण कमल बंदो हरिराई। तो देखें, चरण कमल। अब देखो, अगर आप पहले, अभी हमने इससे पहले एग्जाम्पल देखा था, तो उस एग्जाम्पल में हमने क्या बोला था, हरिपद कोमल कमल से, विष्णु जी के पैर कमल से। अब हम नहीं कह रहे, हमको नहीं कहना से, हमको तो डायरेक्टली कमल बोलना है। हम क्या कह रहे हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है जी, तो हमने क्या कहा, जो चरण कमल है यानी कमल के समान जो चरण है किसके, हरि यानी विष्णु जी के। ठीक है जी, डायरेक्टली हमने उसको रेफर कर दिया है। तो बेटा ये हो गया हमारा हिंदी काव्य का उदाहरण। अब आ जाए हमारी अंग्रेजी पर। अंग्रेजी में एक कहावत है, शायद मेरे स्टेटस, आई मीन मेरी डीपी पे भी लिखा हुआ होगा, दैट लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। बट मुझे ये सोच के बताओ, क्या मेडिसिन का मतलब क्या है? मेडिसिन का मतलब है दवाई। तो क्या लाफ्टर दवाई है कि लाफ्टर इलाज है? सोचो, लाफ्टर दवाई है, लाफ्टर इलाज है, सोचो जल्दी से। भाई दवाई का मतलब तो वो होता है जो कोई डॉक्टर आपको दे पाए, जिसको पैक किया जा सके, जो कुछ केमिकल्स के कॉम्बिनेशन से बनी हो। बेटा इलाज है, तो हम इसको मेडिसिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने इसको सीधा सीधा मेडिसिन से कंपेयर कर दिया है। मेडिसिन से सीधा सीधा हमने इसको क्या किया है, कंपेयर ही कर रखा है, इसलिए हम बोलेंगे लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो देखो हमारे इतने आसपास था, हाँ, डे विदाउट लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड, अच्छा ये लिखा है मैंने, मुझे भी याद नहीं था मेरी डीपी में क्या है। हाँ जी, तो देखो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस मेडिसिन उस लाफ्टर को डायरेक्टली कंपेयर कर दिया। इसको घुमा के भी कंपेयर कर सकते हैं, ये मेटाफोर है। शायद मैंने लिखा था ना, रूपक मेटाफोर है। देखिए रूपक होता है मेटाफोर। ठीक है जी, इसको मैं सिमिली बना के दिखाता हूँ, उपमा बना के दिखाता हूँ, तो उपमा ऐसा हो जाएगा, लाफ्टर, लाफ्टर इज अ ट्रीटमेंट। लाफ्टर एक ट्रीटमेंट है, एक दवाई की तरह, लाइक अ मेडिसिन। जैसे मेडिसिन इलाज है, वैसे ही लाफ्टर भी इलाज होता है। यहाँ पे लाइक आ गया, तो ये क्या हो जाता हमारा उपमा। उपमा यानी क्या हो जाता है ये, सिमिली। और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, लो भाई, मैं कहूं टाइम इज मनी, सुना है आपने? टाइम इज मनी, तो यहाँ पे मनी, अब टाइम इज मनी कोई लॉजिक हुआ यार, टाइम पैसा है, ऐसा होता है, टाइम पैसा है, बात हुई है कोई? बोलो तो मैं आपको पैसा दे रहा हूँ कि टाइम दे रहा हूँ? मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं आपको कीमती समय दे रहा हूँ, तो टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज एज प्रेशियस एज मनी। तो हमने सीधा सीधा क्या बोल दिया, टाइम ही पैसा है। ये हो गया हमारा क्या, मेटाफर, रूपक। ठीक है जी, कोई कंपैरिजन नहीं है, जैसे यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। चरण कमल, चरण को हमने कमल बोल दिया, ये नहीं बोला कोमल है सफेद है, कुछ नहीं पता हमको, बस चरण कमल। तुम दिमाग लगा लो, सफेद है या फिर कोमल है कमल जैसे, क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं वो आप सोच लो। इसी तरीके से टाइम इज मनी, ये मेटाफोर है, बस इसको मैं क्वालिटी बता दूं। टाइम इज एज प्रेशियस, टाइम इतना प्रेशियस है जैसे कि मनी। टाइम इज एज प्रेशियस एज मनी, टाइम कितना प्रेशियस है, मनी जैसे। तो ये क्या है, मनी की इक्वालिटी। टाइम उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है जी, देख रहे हो अंग्रेजी की हिंदी हो गई। इसको भी स्क्रीनशॉट लो, मैं और एग्जांपल देना चाहूंगा, और एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, बहुत ही खूबसूरत सा एक आखिरी एग्जांपल आज का, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। 9 तक अगर कोई सीबीएसई का बचा है तो वो जरूर देख पाए, वैसे आज सीबीएसई की क्लास थी नहीं। अगर 9 सीबीएसई, 10 सीबीएसई, 10 सीबीएसई का कोई हो तो उसको समझ में आ जाएगा। चलिए जी, हाँ,
10th सीबीएसई से लिए मैंने, ये लाइन ढूंढी है मैंने। चलिए जी, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब मैं आज का आखिरी एग्जांपल आपको देता हूँ। तो 10th सीबीएसई में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोयम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोयम एमपी बोर्ड वालों ने 10th में पढ़ी होगी या 9th में पढ़ी होगी, स्टॉपिंग बाय द वुड्स। सुना है सबने, 9th वालों और 10th वालों? स्टॉपिंग बाय द वुड्स 10th में पढ़ी होगी एकांश, मैंने तो पढ़ाई थी लास्ट ईयर। हाँ, स्टॉपिंग बाय द वुड्स इन द मिडनाइट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का घोड़ा रुकता है, घबराता है, दैट सीज इफ द ओनर इज सीइंग मी और नॉट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही शानदार पोयम लिखते हैं। 12th में आपने आफ्टर एप्पल पिकिंग पढ़ी होगी, 12th इंग्लिश मीडियम हमारा है ना। आफ्टर एप्पल पिकिंग नाम की पोयम पढ़ी होगी 12th इंग्लिश मीडियम ने। तो उन्होंने ही एक पोयम लिखी है जिसका बहुत ही छोटी सी पोयम है, 8 लाइन की, हम सिर्फ 4 पढ़ेंगे। फायर एंड आइस, छोटी सी पोयम, फायर एंड आइस। क्या कहते हैं उसमें, बेहद इंटरेस्टिंग है भाई साहब, सब्र के साथ सुनिएगा। सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से दैट द वर्ल्ड, ये जहां खत्म होगा आग में, विल एंड इन फायर, आग में जल के ये जहां खत्म होगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं नहीं, बर्फ में जहां खत्म होगा, पूरी दुनिया में बर्फ आ जाएगी या दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, समझना बात को। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, पर जहां तक मैंने डिजायर को देखा है, डिजायर यानी नाउन है यहाँ पे एक छाप। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जितना मैंने डिजायर को देखा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, आई होल्ड विद दोज हु हु फेवर फायर। अब बात को समझना, अब बात को अच्छे से समझना। आखिर कवि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई शुरू के 2 लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने कहा कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया खत्म होगी आग से, कुछ कहते हैं कि बर्फ से, पर अचानक से ये डिजायर की बात कैसे आ गई, इच्छा। और डिजायर के बाद उन्होंने ये क्यों कह दिया कि जितना मैंने डिजायर को देखा है, मैं मानता हूं कि आग वाली बात सही है। इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि आग ही इच्छा है, जिस तरीके से आग होती है, आग में आप कुछ भी डाल दो, आग खत्म नहीं होगी, आग बढ़ेगी। आप सोचो आग है, इसके ऊपर बहुत सारे कागज मार के उसको बुझा देता हूँ, अब आग डालोगे तो क्या होगा, कागज डालोगे तो आग और बढ़ेगी। ये हमारी डिजायर है। हमारे जीवन में भी तो ऐसा ही है ना। हम सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा पिज्जा का मन हो रहा है, खा लूंगा तो मेरा मन पूरा हो जाएगा, हमारा अगली बार और ज्यादा मन होने लगता है। हम सोचते हैं कि यार मेरे को चाय छोड़नी है, जैसे मैं पर्सनली बताऊं, मुझे चाय छोड़नी है, मान लो मुझे चाय छोड़नी है, मैंने थोड़ी सी सोचा तो आज चाय पी लेता हूँ, कल छोड़ दूंगा। फिर कल और मन होने का, कल बायोलॉजिकल क्लॉक कहेगी नहीं 5 बज गए, थकावट हो रही है, चाय पी ले, फिर और होगा और होगा, यानी डिजायर इज फायर। तो यहाँ पे क्या कहा दिया गया है डायरेक्टली, डिजायर इज इक्वल टू फायर। ये नहीं कुछ क्वालिटी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इतना कुछ इधर एक्सप्लेन नहीं किया गया, इज नेवर एंडिंग और इस, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, सिंपली डिजायर इज इक्वल टू फायर, खत्म। LHS इज इक्वल टू RHS वाली बात हो गई है, ठीक है जी। तो इसी को कहते हैं रूपक अलंकार यानी मेटाफर। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। इसके अगले पार्ट में, मतलब अगली जो भी क्लास होगी, मैं कोशिश करूंगा कि वो अगले हफ्ते ही हो जाए, संडे से पहले। उसमें हम पढ़ने वाले हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है जी, तो मिलते हैं हम अगले क्लास में हिंदी की। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, एंजॉय योर डिनर।